हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ होता है। तुम सभी लोगों ने इसका एग्जांपल देखा होगा। रेनबो निकलता है तो रेनबो कुछ नहीं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ होता है, जो कि कलर्स के फॉर्म में दिखाई देता है तुमको। स्पेक्ट्रम को सबसे पहले हम स्पेक्ट्रम को लिखेंगे इंक्रीजिंग, डेफिनेशन लिखेंगे इन arrangement of increasing order of wavelength is called spectrum। तो स्पेक्ट्रम में अब हम स्पेक्ट्रम के जैसे स्पेक्ट्रम में काफ़ी रेज होती हैं और उनको मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में लिख रहा हूँ। सबसे पहले वो एक्स रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव रेज, रेडियो वेव्स। ये फाइनली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज करके दिया है मैंने तुमको। गामा के एक्स यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में सीक्वेंस लिखा है। और तुमने एक रिलेशन पढ़ा होगा, C बराबर म्यू लैम्डा। तो लैम्डा बराबर C अपॉन म्यू। अगर लैम्डा ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, मतलब हम इसका फ्रीक्वेंसी का भी ऑर्डर लिख सकते हैं, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये। अगर उस साइड मूव कर रहे हैं तो इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो कि पूछा जाता है, तो मैं बात करवा दे रहा हूँ तुमको। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो पहला ऑप्शन गामा रेस, यूवी रेस, विजिबल रेस। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन एक्स रेस, विजिबल रेस, इंफ्रारेड रेस। थर्ड ऑप्शन एक्स रेस, गामा रेस, विजिबल रेस। लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन नन। अब इसमें तुम बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पूछा है, तो इंक्रीजिंग ऑफ वेवलेंथ किस में दिखाई दे रहा है? एक्स रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज। इसमें उल्टा दिया है, तो फाइनली यही आंसर सही होगा। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। पहला इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम
सबसे पहले हम पढ़ेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम के। फर्स्ट इमिशन स्पेक्ट्रम बेसिक स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम बेसिकली होता है, ये एक लाइट सोर्स है। इस लाइट सोर्स से लाइट पास करेंगे, निकलेंगे धीरे धीरे और फाइनली ये प्रिज्म से टकराएंगे। और ये एक लगी है ब्लैक प्लेट। जैसे ही प्रिज्म से होकर निकलेंगी, ये कुछ अलग अलग रीजन में ऑर्डर में शिफ्ट हो जाएंगी। तो अलग अलग वेवलेंथ के ऑर्डर में शिफ्ट हो गई। तो मतलब इसी चीज, यही जो वाइट ब्लैक प्लेट पे वाइट लाइंस आएंगी, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तुमने बेसिकली कभी अल्ट्रासाउंड कराने गए होगे या देखा ही होगा किसी का। ब्लैक प्लेट होती है, ब्लैक प्लेट में तुमको वाइट वाइट दिखाई देता है। तो वाइट वाइट ऑब्वियसली होता क्या है, कुछ नहीं, मतलब तब रेस डाली जाती हैं तुम्हारी बॉडी में, तो जो मतलब बोन्स से नहीं निकल पाती वो रेस, तो उधर आता है वाइट वाइट। तो इसका तुमको अच्छे से ये वाइट लाइंस हैं, तो शायद आई थिंक अब समझ में आ गया होगा वाइट लाइंस हैं ये। तो अब हम पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को भी समझेंगे अब। सेकेंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सबसे पहले हम एक लाइट सोर्स लेंगे। एक मेटल की प्लेट लगा देंगे, ये रेज निकली और इधर भी एक प्लेट लगा लेंगे, वाइट प्लेट। अगर इस प्लेट से होकर जब ये रेज निकलेंगी, तो ये प्लेट कुछ वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, और फाइनली कुछ रेज निकलेंगी और वो पूरा चमकेंगी। लेकिन जिस वेवलेंथ की लाइट खप गई है इसमें, एब्जॉर्ब सम वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो जिस लाइट की वेवलेंथ इसमें एब्जॉर्ब हो गई है, उधर आएगा ब्लैक लाइंस बेसिकली बता रही हैं कि ये लाइट इधर एब्जॉर्ब हो गई है, तो इसी को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये इमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, यही अपन को पढ़ना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेसिकली फोकस करेंगे अपन लोग इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। तो मूव कर रहे हैं इम्पोर्टेंट चीज जिससे क्वेश्चन बनते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पहला इमिशन स्पेक्ट्रम है। इमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेसिकली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड है, क्योंकि अभी तक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही देखा गया है। तो दूसरा वैलिड ओनली ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। थर्ड पॉइंट याद रख लेना, एग्जाम्पल ऑफ
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एग्जाम्पल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम का है, लाइन स्पेक्ट्रम। अब हम समझेंगे, सपोज दैट ये ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है फर्स्ट ऑर्बिट में। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो इसका मतलब उसका ग्राउंड स्टेट फर्स्ट है। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिटल में है तो इसका मतलब इसका ग्राउंड स्टेट सेकंड है। ग्राउंड स्टेट का ये मतलब नहीं है कि फर्स्ट ही ऑर्बिटल कंसीडर करना है। जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है वो उसका ग्राउंड लेवल होगा, ग्राउंड स्टेट उसी का वही होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन सेकंड में हो या चाहे थर्ड में हो। मतलब इसका ग्राउंड स्टेट थर्ड रहेगा। ऐसे नहीं, ग्राउंड स्टेट लोग ग्राउंड स्टेट समझ के फर्स्ट ही समझ लेते हैं कि फर्स्ट ही सेल में होगा इलेक्ट्रॉन, ऐसा कतई नहीं है। अब हम समझेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। जैसे ही जंप करेगा और हायर ऑर्बिटल की तरफ भागेगा, और जब ये अपनी एनर्जी लूज करेगा तो एनर्जी लूज करेगा रेडिएशन के फॉर्म में, रेडिएशन वेवलेंथ की फॉर्म। ये धीरे धीरे एनर्जी के पैकेट्स के रूप में एनर्जी लीव करेगा और फाइनली कुछ नैनो सेकंड में ही नीचे आ जाता है अपनी ओरिजिनल स्टेट में। ऑब्वियस सी बात है, तुमको अगर पैसे मिलेंगे तुम घर से भाग जाओगे, पैसे खत्म हो गए घर पे ही आना है। सेम इलेक्ट्रॉन करता है, जैसे ही इसको एनर्जी मिलती है दौड़ के ऊपर भाग जाएगा और फिर एनर्जी लूज करते करते अपने ओरिजिनल स्टेट पे आके मतलब रुक जाता है। तो अब मैं कुछ लाइंस समझा रहा हूँ तुमको। जैसे n बराबर 1 ऑर्बिटल, n बराबर सेकंड ऑर्बिटल, n बराबर थर्ड ऑर्बिटल, n बराबर फोर्थ ऑर्बिटल, n बराबर फिफ्थ ऑर्बिटल, n बराबर सिक्स्थ ऑर्बिटल, n बराबर सेवेंथ ऑर्बिटल। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से एनर्जी लेगा और ऊपर जाएगा, फाइनली जैसे जैसे एनर्जी लूज करेगा तो वो मल्टी स्टेप्स में नीचे आएगा। ऐसे नहीं, अगर फर्स्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, वो फाइनली सेकंड में गया और सेकंड से लौट कर तुरंत नीचे आया। ऐसे ही फिर से एनर्जी और ज़्यादा दी तो सेकंड में जाएगा, सेकंड से फिर अगेन अपने स्टेट में आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड स्टेट में जाएगा और फिर अपने ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा, मतलब अपनी लेवल पे जो इसका घर है, फाइनली वो घर पे ही लौटेगा। जितनी एनर्जी मिलेगी वो उतने ऊपर जाएगा और फिर एनर्जी लूज करते करते वो अपने मल्टी स्टेट्स में अपने ऑर्बिटल में आ जाएगा फाइनली। और ये जो स्पेक्ट्रम बना है, इस सीरीज ऑफ लाइन, इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। बेसिकली ये सब लाइमन ने देखा था, ये लाइंस लाइमन के द्वारा देखी गई थी, तो उसी के बेसिस इसका नाम रख दिया लाइमन सीरीज। बेसिकली अल्ट्रावायलेट रेज रीजन में होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन में पाई जाती हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिटल में है, सेकंड ऑर्बिटल में होगा तो जैसे ही एनर्जी मिलेगी तुरंत ऊपर, एनर्जी धीरे धीरे खत्म करते करते नीचे आएगा। ऐसे सेकंड से थोड़ी सी एनर्जी मिली, सेकंड में जाके अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गया, ऐसे ही थर्ड में जाके ओरिजिनल स्टेट में आ गया। ऐसे धीरे धीरे करते अपने जितने चाहे मतलब अपने जितनी और एनर्जी मिलेगी उतने ऊपर जाके फिर धीरे धीरे से नीचे आएगा। इस सीरीज को हम बोलेंगे बाल्मर सीरीज। ये पाई जाती है क्योंकि ये बाल्मर ने देखा था इसको, ये पाई जाती है विजुअल रीजन में, विजुअल रीजन।
इसी तरह पार्सन सीरीज पार्सन द्वारा देखी गई थी। पार्सन ये इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। इसी तरह ब्रैकेट सीरीज ब्रैकेट द्वारा देखी गई थी। ये भी इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। पीफंड ये भी इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। इसी तरह हम्फ्री अपने ओरिजिनल स्टेट से ऊपर जाएगा फिर नीचे, तो इसको बोलते हैं पीफंड हम्फ्री। ये बस तुमको याद रख लेना है। लाइमन सीरीज के ग्राउंड स्टेट याद रख लेना है, बाल्मर सीरीज के ग्राउंड स्टेट, इन सब के ग्राउंड स्टेट याद करना बहुत जरूरी है। लाइमन पहली बात तो सीरीज याद करना, लाइमन, बाल्मर, पार्सन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री 10 बार बोलोगे तुमको याद हो जाएगी। ये भी हम्फ्री भी इंफ्रारेड रीजन में ही पाई जाती है। तो इंफ्रारेड रीजन में चार सीरीज पाई जाती हैं, एक पार्सन, एक ब्रैकेट, एक पीफंड, एक हम्फ्री। और बाल्मर विजुअल रीजन में और लाइमन अल्ट्रावायलेट रीजन में। क्वेश्चन बन गया है इन पे भी जेई में भी आ चुके हैं क्वेश्चन, नीट में भी आ चुके हैं। कौन सी मतलब पीफंड कहाँ पाया जाता है इंफ्रारेड रीजन में, लाइमन कहाँ अल्ट्रावायलेट रीजन में। तो फाइनली ये तुमको याद रखना है। अब मैं इन नंबर्स ऑफ लाइंस कैसे निकालते हैं वगैरह वगैरह सब आगे बता रहा हूँ। सबसे पहले सीरीज, कौन सी सीरीज है, रीजन, किस रीजन में पाई जाती है, कौन सी सीरीज है कौन सी रीजन में पाई जाती है। N1 होता है उसकी ओरिजिनल स्टेट जहां वो घूम रहा है। N2 जहां पर पे आना है, जहां से आना है, मतलब ये N2 है बेसिकली किस लेवल पे जाके नीचे आ रहा। और फाइनली नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला भी लिखेंगे, नंबर ऑफ लाइंस। अभी तुमको समझ में आएगा N1 N2 क्या होता है। सीरीज बेसिकली लाइमन सीरीज लेंगे तो किस रीजन में पाई जाती है, विजुअल रीजन में, विजुअल रीजन में। और N1 इसके लिए लाइमन पिछले स्लाइड में ग्राउंड लेवल उसका कितना था लाइमन का 1। तो ये कहाँ से आ सकती है, 2 से भी आ सकती है, 3 से भी, 4 से भी, एंड इन्फिनिटी से। मतलब 1 से जंप करेगी ऊपर जाएगी, ऊपर से या तो 2 में जाएगी या 3 में या 4 में, फिर उधर से रिटर्न होगी। तो N2 ये है जिससे जा रही है, मतलब जिससे जा रही है, N2 जिसमें आ रही है। और नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला इसमें होगा N2 - 1, इसके ग्राउंड स्टेट 1 है। इस सिंपली इसी तरह बाल्मर सीरीज ये किस रीजन में पाई जाती है, उस ब्लेंडर मिस्टेक अल्ट्रावायलेट रीजन में पाई जाती है। और बाल्मर सीरीज विजुअल रीजन में पाई जाती है। इसका N1 कितना है बाल्मर सीरीज का, N1 इसका 1 सेकंड ऑर्बिटल में रहता है। और कहाँ पे आएगा, ये 2 में आएगा। कहाँ से आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, एंड सो ऑन इन्फिनिटी। इसका फॉर्मूला होता है N2 - 2। लाइमन, बाल्मर, पार्सन किस रीजन में पाई जाती है, इंफ्रारेड रीजन में। इसका ग्राउंड स्टेट कितना है, N1 कितना है इसका, N1 होता है 3। कहाँ से आ सकती है, कहाँ पे आना है, ये 3 से जाएगी तो हायर ऑर्बिटल से ही रिटर्न करेगी ना, तो 4, 5, 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। इसका फॉर्मूला होता है N2 - 3। नंबर ऑफ लाइंस निकालेंगे N2 - 3 से। लाइमन, बाल्मर, पार्सन, ब्रैकेट पीफंड, हम्फ्री।
ये भी इंफ्रारेड रीजन में पाई जाएगी, ये भी इंफ्रारेड रीजन में, ये भी इंफ्रारेड रीजन में। ये किस लेवल पर होती है? थर्ड से फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। इनका N1 फोर्थ। अब ये किससे आ सकती है? 5 से आ सकती है, 6 से एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ये 5 6 से आ सकती है, 7 से आ सकती है एंड इन्फिनिटी। 5 से नीचे तो जाएगी नहीं, 6 में जाएगी जैसे एनर्जी मिलेगी, 6 या 7 कैसे भी जा सकती। ये हम फ्री 7 8 एंड सो इन्फिनिटी। अब इनके नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी इसमें? N2 माइनस 4 एंड N2 माइनस 4, N2 माइनस 5, N2 माइनस 6। ये नंबर ऑफ लाइंस के फॉर्मूले हैं। और बेसिकली N1 N1 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिटर्निंग टू विच सेल? जो उसका घर है। इलेक्ट्रॉन रिटर्निंग N1 घर मान लो। इलेक्ट्रॉन रिटर्निंग टू विच सेल। N2 होता है रिटर्न इलेक्ट्रॉन रिटर्निंग फ्रॉम विच सेल? रिटर्निंग फ्रॉम विच सेल? किस से आ रहा है, किस में आ रहा है, किस से आ रहा है, किस में आ रहा है, किस से आ रहा है, किस में आ रहा है N1, किस में आ रहा है N1 में। किस से आ रहा है? 2 से भी आ सकता है, 3 से भी, 4 से। टोटल नंबर ऑफ लाइंस का एक फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ लाइंस अगर तुमको निकालना पड़े तो इसका फॉर्मूला होता है N2 माइनस N1 प्लस N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन 2। ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला तुम याद रख लो, बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकी ग्राउंड ये इनसे क्वेश्चन बनेंगे, पक्का बनेंगे, ये बिल्कुल याद रखना है तुमको। नंबर ऑफ लाइंस इमिशन वाली वो है, टोटल नंबर्स ऑफ लाइन ये हैं, रिटर्न। अब मैं फाइनली एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ जिसमें जितना पढ़ा है पूरा कवर अप होगा। क्वेश्चन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 6th ऑर्बिट इन मल्टी स्टेप। then calculate numbers of lines in पहला लाइमन, दूसरा वार्मर, तीसरा पास्चन, फोर्थ ब्रैकेट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ हम्फ्री, सातवां नंबर ऑफ लाइंस, आठवां क्वेश्चन अल्ट्रावायलेट रेस में, अल्ट्रावायलेट रीजन में कितनी लाइंस हैं? अल्ट्रावायलेट रीजन में 8 9, विजिबल में 10, इंफ्रारेड रीजन में। अब इसमें तो कैलकुलेट नंबर ऑफ लाइंस बताना है। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम 6th ऑर्बिट इन मल्टी स्टेप। तो अब नंबर ऑफ लाइंस में सोल्यूशन करेंगे। इसका लाइमन का फॉर्मूला N2 माइनस 1 होता है, तो मतलब 6 माइनस 1 कितनी लाइन? 5।
बाल्मर का फॉर्मूला N2 माइनस टू, सिक्स, सिक्स ऑर्बिटल से रिटर्न हो रहा है, मतलब 6 माइनस टू 4, क्वेश्चन N2 माइनस कितना 3, 6 माइनस 3 आ गया 3, N2 माइनस 4 कितना आ गया 6 माइनस 4 कितना 2, रिफंड N2 माइनस 5 मतलब 6 माइनस 5 इसका 1, इसका हम फ्री N2 माइनस 6, 6 माइनस 6 इसमें 0, इसमें कोई लाइन ही नहीं होगी। टोटल नंबर्स ऑफ लाइंस का फॉर्मूला भी अपन ने पढ़ा था, नंबर्स ऑफ लाइंस का फॉर्मूला चिपका दो, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन 2, तो N2 कितना गिवन है 6, N1 कितना है, N1 तो किस चीज के लिए लेंगे, N1 कुछ नहीं, N1 कुछ भी लाइमन के लिए ये नहीं पूछा, लाइमन के लिए बाल्मर के लिए तो सिंपली 1 ही ले लेंगे, N2 माइनस 1, 6 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, 5 to 6 2, 15 लाइन्स आएंगी। और अल्ट्रावायलेट रीजन में कितनी कितनी लाइन्स हैं, नंबर्स ऑफ लाइन अल्ट्रावायलेट रीजन लाइमन में पाई जाती है, मतलब इसका आंसर भी 5 होगा। विजुअल रीजन में बाल्मर सीरीज विजुअल रीजन का इसका आंसर आएगा 4। इंफ्रारेड रीजन में मतलब इंफ्रारेड रीजन में चारों पाई जाती हैं, पिफंड ब्रैकेट पिफंड हम्फ्री पास्टन ब्रैकेट पिफंड हम्फ्री, तो मतलब सबकी ऐड कर दो, 3 2 प्लस 1 3 2 1 प्लस 0 भी कर दो, 3 2 5 1 6 लाइन। आई होप तुमको ये समझ आ रहा होगा बहुत अच्छी तरह से। अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स लिखवा दे रहा हूँ जो कि क्वेश्चन करने में आगे तुमको मदद करेंगे। नोट स्मॉलेस्ट लाइन ऑफ सीरीज, smallest line of any series called first line, FIRST first line। smallest, longest line, largest line of any series called limiting line। ये समझ ही नहीं आया, अरे अभी समझाया ही कहाँ है। एग्जाम्पल देखो लाइमन का, लाइमन से समझा दे रहा हूँ। लाइमन अगर वो N2 N1 N2, अगर उसने लाइमन में उसने पूछा है फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन में N1 तो 1 ही रहेगा और N2 क्या होगा फर्स्ट लाइन, सबसे मतलब स्मॉलेस्ट लाइन कोई फर्स्ट लाइन, तो स्मॉलेस्ट लाइन कितनी थी 1 से 2, ग्राउंड लेवल तो 1 है, सबसे छोटी थी 1 से 2, फिर 2 से 1 से 3 1 से 4, तो सेकेंड लाइन N2 क्या लिखेंगे 2, और लास्ट लाइन ऐसी सेकेंड लाइन या लास्ट सेकेंड लाइन, तो N1 कितना होगा 1, N2 मतलब सेकेंड लाइन पूछ रहा है तो N1 1 से या 2 में जाएगा, 2 से 3 मतलब सेकेंड लाइन 3, N2 3 आएगा। ये तुमको अभी पिछली स्लाइड में तुमको समझाया है N2 कैसे निकालें। और लास्ट लाइन लिमिटिंग लाइन लिख दे क्वेश्चन में, लिमिटिंग लाइन, तो N1 तो 1 ही रहेगा क्योंकि ये उसकी बेसिकली ओरिजिनल स्टेट 1 में ही है वो, और N2 लिमिटिंग लाइन इन्फिनिटी लेंगे लिमिटिंग लाइन में।
आई होप समझ में आ। तो फाइनली हम एक रिलेशन लिखने जा रहे हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये मैंने तुमको दूसरी बार बता रहा हूँ, ये रिलेशन याद रखना बिल्कुल दिमाग में। एनर्जी का फॉर्मूला हमने ये प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स थ्योरी में सीखा था, NhC बाई लैम्डा और NH म्यू। एनर्जी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और जबकि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम लिखेंगे फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन, इसमें ये सब लिखेंगे, एनर्जी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। तो फर्स्ट लाइन की ऑब्वियसली एनर्जी ज़्यादा होती कम होती है, एनर्जी की फर्स्ट लाइन की डेल्टा ई मिनिमम आएगी, जबकि लास्ट लाइन में 0 से 1 से इन्फिनिटी मतलब लास्ट लाइन में एनर्जी मैक्सिमम होती है, जबकि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फर्स्ट लाइन की फ्रीक्वेंसी मिनिमम ही रहेगी और लास्ट लाइन मैक्सिमम। जबकि वेवलेंथ का उल्टा रिलेशन है, अगर एनर्जी कम है वेवलेंथ ज़्यादा है तो वेवलेंथ की फर्स्ट लाइन में मैक्सिमम आएगा और लास्ट लाइन में मिनिमम आएगा। तो अभी हम थोड़ी और तुम्हारा दिमाग खोलते हैं, तो लिखो ई मिनिमम ऑफ लाइमन, लिख के बताओ N1 N2 की वैल्यू बताओ। इसमें N1 और N2 की वैल्यू बताओ। ई मिनिमम लाइमन N1 तो 1 ही हो जाएगा लाइमन को देख के, N2 क्या रहेगा, ई मिनिमम एनर्जी पूछ रहा है तो मतलब N1 N2 2, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में एनर्जी कम है। और डेल्टा अब लिखेंगे V मैक्स ऑफ पास्चन, लिख के बताओ। तो N1 लाइमन बाल्मर पास्चन का N1 कितना है, ग्राउंड स्टेट थर्ड, N2 B मैक्सिमम पूछता तो N2 इन्फिनिटी हो जाएगा। मैक्सिमम पूछा है, एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मतलब एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब फाइनल, तो बी मैक्स भी फाइनल। अब लैम्डा मिनिमम ऑफ बाल्मर बता दो, बाल्मर बताएंगे। लैम्डा मिनिमम मतलब मैक्सिमम एनर्जी पूछ रहा है, लैम्डा मिनिमम मतलब मैक्सिमम एनर्जी बाल्मर के लिए N1 तो सबसे पहले 2 लिख देंगे, और जबकि लैम्डा मिनिमम पूछा है मैक्सिमम एनर्जी कब होती है, जब N2 इन्फिनिटी होता है। तो अब हमने जो अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा है उसमें उसकी लाइंस पढ़ी हैं, तो उनकी वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए रेडवर्क ने एक फॉर्मूला दिया है, तो सबसे पहले उसको ड्राइव करेंगे। रेडवर्क फॉर्मूला को मैं ड्राइव करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले डेल्टा ई एनर्जी क्या होता है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल होता है। सपोज दैट जब इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में जा रहा है तो डेल्टा ई की वैल्यू हमने प्लैंक्स कांस्टेंट में पढ़ा था, SC बाई लैम्डा। और एनर्जी कैसे लिखते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 Z² अपॉन N²। N कितना है, 2 है, माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट तो -13.6 Z² N², N कितना है 1। तो S, अब इसको थोड़ी रीअरेंज करेंगे, SC बाई लैम्डा -13.6 प्लस हो जाएगा और बाहर निकल आएगा
बाहर निकाल लो एक कॉमन 13.6 जेड स्क्वायर को 13.6 जेड स्क्वायर को कॉमन निकाला है, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा तो फाइनली n1 स्क्वायर आएगा इधर, और इधर आएगा 1/n2 स्क्वायर। अब भी अपन को वेवलेंथ निकालना सीखना है सीरीजों का, तो 1/λ बराबर 13.6 जेड स्क्वायर, एच से नीचे आ जाएगा, इसको पटकी मारेंगे इधर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। फाइनली इसको बोलेंगे रेडबर्ग कांस्टेंट आर, 1/λ बराबर आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फाइनली फॉर्मूला रट लो। फॉर्मूला कहाँ से आया कैसे आया कुछ भी याद मत रखो, बस ये फॉर्मूला रट लो, तुम्हारे क्वेश्चन सब निकल जाएंगे। आर की वैल्यू 1/r की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू भी याद रखना, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में यूज होगी। तुमको पूरे न्यूमेरिकल्स इसी से टैकल करने हैं, फ्रीक्वेंसी भी बना लेंगे हम इसका, बस इस फॉर्मूले का फाइनली तुमको याद रखना है। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। अच्छे से न्यूमेरिकल करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ वाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन देखने में छोटा है, फाइंड मिनिमम वेवलेंथ पूछा है, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो मिनिमम वेवलेंथ, ये रिलेशन तुमको याद है ना, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, तो इसी का यूज हो, मतलब ये मिनिमम वेवलेंथ पूछ रहा है तो मतलब मैक्सिमम एनर्जी, तो n1 कितना लेंगे बाल्मर सीरीज के लिए, n1 तो लेंगे कितना लाइमन बाल्मर 2 के ऊपर स्क्वायर, और मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, तो n2 कितना डालेंगे इसमें, n2 डालेंगे इन्फिनिटी, क्योंकि इधर मिनिमम वेवलेंथ लिखा है, मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, एनर्जी मैक्सिमम कब होगी तब n2 इन्फिनिटी होगा। फाइनली आर जेड स्क्वायर 1/λ। अब इसको सॉल्व करेंगे, आर की वैल्यू डालेंगे 912 एंगस्ट्रॉम इंटू जेड कितना गिवन है, हाइड्रोजन 1 का स्क्वायर 1/4, आर की वैल्यू नहीं 1/r की वैल्यू लिखना है इधर, 1/r होता है 912 एंगस्ट्रॉम, 912 एंगस्ट्रॉम, तो इस इधर लिखेंगे 1/912 एंगस्ट्रॉम। फाइनली अब लैम्डा को लिखेंगे तो 912 ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, इंटू 4, ऊपर से 1 कैंसिल, 4 4 चौको 16 एंगस्ट्रॉम में है, 4 4 5 9 चौको 36 एंगस्ट्रॉम, यही इसका आंसर है लैम्डा। आई थिंक ये समझ में आया होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन करा दे रहा हूं तुमको। कैलकुलेट
फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन इन हीलियम पॉजिटिव। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। फर्स्ट लाइन क्या होती है? N1 कितना लेंगे फर्स्ट लाइन में? 1। N2 कितना लेंगे? 2। लाइमन है 1 और फर्स्ट लाइन पूछिए, मतलब कि एक से जाएगी दूसरे में, N बराबर 2, N2 2 लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी पूछा है, लेकिन हमको फॉर्मूला किसका पता है? रेडवर्क का फॉर्मूला रट के बैठे हैं हम, तो मतलब 8Z² 1/N1² माइनस 1/N2²। हमने तो ये फॉर्मूला याद किया था। पूछा क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी है, कुछ नहीं, सिंपली C का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। अरे भाई C/λ फ्रीक्वेंसी तो होती है, तो फाइनली C से मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी बन गई। C स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸। R की वैल्यू 1/R 912 एंगस्ट्रॉम इंटू Z गिवन है हाइड्रोजन हीलियम 4, हाइड्रोजन हीलियम 2, 2 2 4, N1 गिवन है 1 माइनस 1/N2 2 गिवन है और 1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 × 10⁸। हम इसको मीटर में बदलेंगे एंगस्ट्रॉम को, तो 912 × 10⁻−10। अब मीटर में बदल गया है फाइनली 1 × 4। और इसको सॉल्व करने में आ रहा है कितना? 4 4 - 1 3/4 आएगा। इसको सॉल्व करने में 3/4, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 × 9 0, 3 × 12, 3 1 3 0, 3 1 3 पॉइंट कुछ अप्रॉक्स 100 मान लो। इधर अप्रॉक्स 100 मान लेंगे तो कैलकुलेशन इजी होगा। 3 1 3 0, 3 1 3 अप्रॉक्स 100 मान लो। तो ये 10⁸ है ऊपर, ये 10⁻−10 10⁻−10 × 100। तो फाइनली 1 आ रहा है क्या आंसर इसका? कुछ गलती किए हैं। और एंगस्ट्रॉम में रखेंगे 900 10⁻−10 मीटर में। हाँ ये ऊपर जाएगा 100 10⁻18। हाँ थोड़ी गलती किए हैं। 10⁸ ऊपर है, 10⁻−10 नीचे है, इंटू 100 है नीचे। तो 10 जब 10 ऊपर जाएगा 10⁻18 बन जाएगा, तो 100 मतलब 10⁻16 आंसर आएगा। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होती है। अब हम जो तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ी कैलकुलेशन इसमें देखना पड़ेगा। क्वेश्चन कैलकुलेट रेशियो ऑफ मिनिमम वेवलेंथ of Lyman and Warmer सीरीज। इसमें क्या पूछा है? कैलकुलेट रेशियो ऑफ मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बाल्मर। लाइमन के लिए सॉल्यूशन N1 कितना लेंगे?
N1 लेंगे 1, लाइमन बाल्मर के लिए N1 कितना लेंगे, N1 2 लेंगे, N1। अब मिनिमम वेवलेंथ पूछा है, मिनिमम वेवलेंथ एनर्जी और वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब मैक्सिमम एनर्जी लाइमन में कब होगी, जब N2 इन्फिनिटी होगा, N2 इसमें भी बाल्मर में भी इन्फिनिटी होगा, तभी मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी तभी आएगी। तो फाइनली रेशियो कैलकुलेट करना है, तो अपन ने फार्मूला पढ़ा है 1/z 1/λ बराबर ये है लाइमन का 8z² 1/n1, n1 गिवन है 1, n1 का स्क्वायर 1 -0 1/λ बाउमर के लिए r/z², z सेम ही रहेगा, n1 इसमें 2 गिवन है, n2 2 2 से 4 -0, rz से rz कट गया, लैम्डा ऑफ बाउमर लैम्डा ऑफ लाइमन निकल के आया 4/1, ये पलटी मारती है 4/1, लैम्डा ऑफ लाइमन अपॉन लैम्डा ऑफ बाउमर कितना आया फाइनली 1/4, फाइनली यही आंसर है। एक और क्वेश्चन कर ले रहे हैं हम लोग, थोड़ा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एक अच्छा क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ट्रिकी है थोड़ी। वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन of Lyman in hydrogen spectrum is X. Find wavelength for same transition in helium plus। तो फाइनली पूछा है वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज x, फाइंड वेवलेंथ फॉर सेम ट्रांजिशन। इसमें सेम ट्रांजिशन के लिए पूछा है, तो चलो करते हैं सॉल्व। 1/λ बराबर rz² 1/n1² -1/n2²। वेवलेंथ ऑफ लाइमन, लैम्डा गिवन है लाइमन का x, वेवलेंथ फॉर सेम ट्रांजिशन ऑफ हीलियम लाइमन, तो सेम ट्रांजिशन बोलते हैं मतलब n1 n2 सेम रहेगा। 1/λ r कांस्टेंट है, तो 1/λ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z², इनवर्सली z²। लैम्डा ऑफ लाइमन फर्स्ट, हाँ z² के सही है। हाइड्रोजन का गिवन है लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन, इसमें ये रिलेशन निकलेगा सबसे पहले। अब लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन कितना है, इसको रेशियो में लिखेंगे, लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन बराबर जेड ऑफ हाइड्रोजन लैम्डा ऑफ हीलियम पॉजिटिव बराबर जेड ऑफ हीलियम पॉजिटिव, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बस खाली तुमको वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन गिवन है x, वेवलेंथ ऑफ हीलियम पूछा है, हीलियम प्लस जेड ऑफ हीलियम हाइड्रोजन हीलियम 2 1, z² है 2 2 4 हो जाएगा।
लैम्डा ऑफ हीलियम पॉजिटिव कितना आया, ऊपर गया x/4। फाइनली ये आंसर। आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।